गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा लीनियर इक्वेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, जिसमें एक्स की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है। देखो इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा गया है। दैट मीन्स एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो। इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है बेटा मेरी। एंड टू वेरिएबल मीन्स हमारे दो वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स एंड वाई, इसलिए इक्वेशन को नाम दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम भी यही है। सो सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो a1 b1 c1 से मिलेगा। एंड दूसरा पेयर, पेयर का मतलब होता है दो पेयर, दो, जैसे शूज का पेयर होता है ऐसे इक्वेशन का पेयर 1 एंड 2, दो को मिला के एक पेयर बन जाता है। एंड सेकेंड को हम a2 से डिनोट करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, दैट मीन्स ये हमारी जर्नल फॉर्म है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिनोट करने की, कि जो भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगी वो इस टाइप में मिलेगी। ठीक है, इसमें आप कहोगे मेरा a क्या है? बेटा a1 a2 b1 b2 ये मेरे रियल नंबर्स हैं। ये क्या है बेटा? रियल नंबर्स हैं। एंड एक्स एंड वाई मेरे क्या है? वेरिएबल्स हैं। बेटा एक्स एंड वाई वेरिएबल होते हैं ना, तो मैंने एक्स और वाई को वेरिएबल माना है। एंड a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 मेरे सी मेरा कांस्टेंट होता है। a1 a2 b1 b2 मेरे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, c1 c2 दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म्स होती है। अब एक रूल क्रिएट होता है, क्या कहता है कि a1 का स्क्वायर दैट मीन्स इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करें प्लस b1 का स्क्वायर करें तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सेम a2 का स्क्वायर करें प्लस b2 का स्क्वायर करें, वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम। क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम। दैट मीन्स आपकी जो पॉलिनोमियल, आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आपको मिलेगी कि अगर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होगा। ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज, कि आपके एग्जाम में बाय चांस आ जाए कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता क्या है जब आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के a1 का स्क्वायर करो प्लस b1 का स्क्वायर करो और वो 0 के इक्वल ना आए। सेम a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और वो भी 0 के इक्वल नहीं आए, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोल देते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, कि इस सिस्टम का ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बेटा, अब आता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि आप ग्राफ में लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो कैसा फॉर्म होगा इक्वेशन के जरिए? आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, है ना, और आपको कैसे पता चलेगा कि ग्राफ कैसा फॉर्म हो रहा है? बेटा आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगी कि आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ग्राफ में हमें पता है कि ये वाली लाइन मेरी x होती है, ये x डैश होती है, ये y डैश होता है, ये y होता है, ओ पॉइंट होता है ओरिजिन। अब मेरे पास दो लाइंस दी हुई है, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन, दोनों क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स एक पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को। हमें ग्राफ को देखते ही पता चल रहा है कि हमारी लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है बेटा, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ग्राफ जो बनेगा उसकी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी? ठीक है बेटा, आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे आपको इक्वेशन दी हुई मिलेगी। ठीक है, आपने उस इक्वेशन में a1 a1 जो भी है वो लिखो, a2 जो भी है वो लिखो, एंड b1 b2 दोनों लिखो। और कैंसिल होता है तो ऊपर वाले से, जैसे यहाँ 3 और 6 हो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ 4 और 8 है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। कैंसिल आउट करने के बाद भी ये दोनों इक्वल ना आए तो आप क्या
क्या कहोगे कि जो भी ग्राफ बनेगा इन दोनों इक्वेशन से जो भी ग्राफ बनेगा वो आपका इंटरसेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट पर। अच्छा, अब याद रखने के लिए मैं तरीका बताती हूँ। इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पे, तो सोल्यूशन कितने होंगे? वन सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने होंगे? वन सोल्यूशन। एंड इट इज कंसिस्टेंट। अब आप कहोगे ये कंसिस्टेंट क्या होता है? बेटा कंसिस्टेंट नोट है, आप याद कर लो। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर एटलीस्ट वन सोल्यूशन, बेटा ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, हाफ पार्ट ऊपर है एंड रिमेनिंग नीचे है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर कम से कम एक सोल्यूशन आए, एटलीस्ट वन सोल्यूशन आए, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोल देते हैं। अगर किसी इक्वेशन के अंदर कोई सोल्यूशन ना आए तो हम उसको इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। तो इसमें एटलीस्ट की कंडीशन को पूरा कर रहा है भाई, वन सोल्यूशन तो आ रहा है। अब याद कैसे रखोगे वन आएगा? भाई वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो सीधी सी बात है वन सोल्यूशन आएगा। ठीक है बेटा, वन पॉइंट पे कट करेगा देन वन सोल्यूशन आएगा। एक ही पॉइंट कॉमन है दोनों के बीच, वन पे कट कर रहा है तो वन सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। जो होगी ग्राफ जो बनेगा वो कंसिस्टेंट होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी हमारी, सॉरी। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें मैंने सेम ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई। ये जो ग्राफ है इसमें हम देख रहे हैं कि लाइंस जो है वो मेरी पैरेलल ही चल रही हैं, मीट नहीं हो रही है कहीं भी मेरी। अब जब भी लाइंस पैरेलल हैं, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो आपकी इक्वेशन कैसी होगी? तो नॉर्मल सी बात है, a1 a2 b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 की a1 a2 और b1 b2 तो हमारा बराबर होगा, बट c1 c2 मेरा अलग होगा, डिफरेंट होगा, इन दोनों से मैच नहीं होगा। ठीक है, मानो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 होगा, बट यहाँ आपका 3/2 4/6 कुछ भी हो सकता है, बट 1/2 नहीं होगा। तो हम क्या कह देंगे? ग्राफ क्या है? पैरेलल ग्राफ बनेगा। आप इस वाले पार्ट को देख के ये वाला पार्ट निकाल सकते हो एंड इस वाले पार्ट को देख के आप a और b की वैल्यू, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू पता लग सकती है कि आपको कैसी मिलेंगी। दैट मीन्स आपको a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, बट c1 c2 इक्वल नहीं होगा इन दोनों के, आपको इस टाइप की वैल्यू मिलेंगी। अच्छा, अब इसमें सोल्यूशन क्या निकलेगा? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब इसमें कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं। याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जस्ट फॉर आप कैसे याद करोगे कि किस में क्या सोल्यूशन होगा। इसमें देखो दो इंसान है, सोचो ये दो लाइनें, ऐसे दो इंसान है जिनकी आपस में बनती नहीं है, तो क्या कोई उनकी समस्या का समाधान होगा? कभी नहीं होगा भाई, बनेगी नहीं। नो सोल्यूशन, कोई समाधान नहीं है तुम्हारी आपस में नहीं बनती, तो नो सोल्यूशन। दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन ऐसी लाइन है जो साथ साथ चलेंगी जरूर बट कभी मिलेंगी नहीं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो याद रखने के लिए आप क्या करोगे? नो सोल्यूशन। नाउ ये क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट क्यों होगी? बेटा मैंने अभी अभी नोट में बताया कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन आए तो वो जो इक्वेशन है वो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगी? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। नो सोल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है, बिकॉज उसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई, कंसिस्ट ही नहीं करते तुम, इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है बेटा, दैट मीन्स अगर लाइन पैरेलल है तो आपका a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 होगा, बट c की वैल्यू c1 c2 की वैल्यू दोनों से मैच नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो आप क्या कहोगे? इट इज इनकंसिस्टेंट, कि जो ग्राफ बनेगा वो आपका जो वैल्यू आएगी वो आपकी इनकंसिस्टेंट होगी। नाउ आपका आता है थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन। अब बच्चे कोइंसिडेंट और कंसिडेंट इनमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, ये कोइंसिडेंट है सॉरी, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है ये, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इनको एक नहीं समझो, ये अलग अलग चीजें। जब एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ बन जाए तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। जब एक ही लाइन में देखो, एक ग्राफ यहां से यहां तक मेरा बन गया एंड एक ग्राफ मेरा यहां से यहां बना, ठीक है बेटा, तो इस टाइप का ग्राफ को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों मेरे इक्वल होंगे। अगर a1 a2 की वैल्यू कैंसिल करोगे या वैसे विदाउट कैंसिलिंग,
अगर कैंसिल नहीं होता तो विदाउट कैंसिलिंग A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 मेरे इक्वल आएंगे इन ईच केस, हर एक केस में मेरे इक्वल आएंगे। और इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सोचो दो इंसान है, दोनों के आपस में बहुत बनती है, तो कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं भाई? कोई भी उनसे फाइट करेगा तो वो हजारों सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बिकॉज दोनों की आपस में बॉन्डिंग है। ठीक है, एक से भले दो। ठीक है बेटा, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन कितने निकालेंगे? बहुत सारे सोल्यूशन निकालेंगे। उससे क्या होगा, जब भी मैंने बोला कि जब भी सोल्यूशन एटलीस्ट वन से ज्यादा सोल्यूशन होगा तो वो क्या होगा? इट इज कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, दैट मीन्स मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वन सोल्यूशन होगा, बिकॉज एक पॉइंट पे आके दोनों मीट कर रही है, एक बार टच हो रही है एक दूसरे से, तो वन सोल्यूशन होगा। वन सोल्यूशन दैट मीन कंसिस्टेंट। ठीक है, जब भी लाइनें पैरेलल चलेंगी एक दूसरे से, पैरेलल मतलब ऐसी लाइनें जो एक दूसरे से टच ना हो, तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि दो इंसान हैं जिनके विचार बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, सोल्यूशन है ही नहीं। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है? एक ही लाइन पे जब मेरे दोनों ग्राफ बन जाए, एक ही लाइन पे जब दोनों ग्राफ बन जाए तो उनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। इसमें मेरा A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इक्वल होगा, तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। एंड सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। भाई दो ऐसे इंसान हैं जिनके आपस में बहुत ज्यादा थिंकिंग मैच होती है या बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, तो बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो इट इज कंसिस्टेंट। क्या होंगे ये? कंसिस्टेंट। बेटा थर्ड चैप्टर के लिए ये बेसिक रूल है, इनके बिना चैप्टर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ये चैप्टर का बेसिक पार्ट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन फर्स्ट एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? if Aftab tell his daughter कि Aftab tell his daughter the 7 years ago I was 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है बेटा, इसमें दो बातें बताई गई है। फर्स्ट आपका आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago, कि 7 years पहले, आई वॉज 7 times old as you, मैं तुम्हारी उम्र से 7 times ज्यादा था। ठीक है, यहां पे आपकी एक इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आती है सेकेंड इक्वेशन के बाद, ऑल्सो 3 years from now, नाउ देन मीन्स अब से 3 साल आगे की बात हो रही है। ठीक है, आई शैल बी 3 times as old as you will be, मैं तुमसे 3 times बड़ा होऊंगा। ठीक है, मतलब 3 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद मैं आपसे 3 times ओल्ड होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें हम 1 by 1 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा कैसे आया। हमने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर। मैंने मान लिया कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, अब की जो एज है वो x ईयर है, एंड उसकी डॉटर की एज जो है वो y है। ठीक है बेटा, इसमें दो केस क्रिएट होता है। फर्स्ट केस से आपका यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट केस क्रिएट करती है, एंड इससे आगे आपका सेकेंड केस, और दोनों केस से आपको एक एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल जाएगी इससे आपको। अब कह रहा है कि 7 years ago द एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले की बात कर रहा है, आज से 7 साल पहले। ठीक है, तो जब मैं आफ्ताब की एज x है आज, तो आज से 7 साल पहले उसमें 7 कम कर दूंगी, दैट मीन 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड इज डॉटर एज y - 7। अब आप कहोगे आफ्ताब की एज कम 7 माइनस किया, ठीक है, बट डॉटर की कम क्यों किया? बेटा जब आफ्ताब कि 7 साल पहले वो 7 साल कम हो गया, तो ऑब्वियसली उसकी डॉटर भी तो 7 years लेस हो जाएगी ना। भाई आफ्ताब जब 7 years कम हो गया तो उसकी डॉटर भी 7 years लेस हो जाएगी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब जो है 7 years ago I was 7 times, कि मैं अपनी डॉटर की उम्र से 7 times बड़ा हूं।
आफ्ताब कहता है कि मैं अपनी डॉटर की उम्र से एज से 7 टाइम्स बड़ा हूं। तो डॉटर उसके अपने फादर की एज के इक्वल कब होगी? जब आप डॉटर की एज में 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल हो जाएंगी। ये आफ्ताब की एज है x-7 एंड y-7 डॉटर की। मैंने डॉटर की एज में 7 मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी एज हो, तो मेरा दोनों का एज इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैं इज इक्वल का साइन प्लेस कर रही हूँ। अगर एज इक्वल नहीं होगी तो हम इज इक्वल टू का साइन प्लेस नहीं कर सकते बेटा। अब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। x-7, ये x-7 एज इट इज, 7y माइनस 7 7 जा 49, x आपका एज इट इज, -7 जब इज इक्वल टू से इधर आएगा, सॉरी +7 जब इधर आएगा तो -7y में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ +7y है तो इज इक्वल टू के इधर आके -7y। नाउ 49 प्लस का बन जाएगा, बिकॉज ये इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो प्लस का बन गया, एंड -7, 49 में से 7 जाएगा 42 आ गया, x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ठीक है बेटा, फर्स्ट केस से मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। आपने क्वेश्चन एग्जाम में केस 1 केस 2 नहीं लिखना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। ATQ का मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपकी जो स्टेटमेंट कह रही है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, नाउ हमारा केस 2 क्या अराइज होता है? 3 years फ्रॉम नाउ। अब हम अब की एज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले 3 साल की। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज क्या होगी? x+3। ठीक है बेटा, अब आफ्ताब की एज 3 year बढ़ रही है तो डॉटर की एज भी 3 year एक्सटेंड हो जाएगी, y+3। नाउ अब ये कह रहा है कि मैं डॉटर से कि मैं तुमसे 3 year बड़ा होऊंगा, तो 3 year बड़े हैं तो जब डॉटर की एज में आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों फादर की एंड डॉटर की एज इक्वल हो जाएगी। x+3 को आप एज इट इज लिखो। जब ये 3 years बड़े हैं इनसे, 3 टाइम्स बड़े हैं इनसे, तो आप अगर इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैंने इन दोनों को, दोनों की एज को इक्वल करने के लिए इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज फादर की ये जो एज है बेटी की एज से 3 टाइम्स बड़ी है। सो मैंने इसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल हो गई, इज इक्वल टू, इसीलिए मैंने बीच में प्लेस किया है। x+3, 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 के 9 से 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, x-3, बिकॉज 3 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो x-3y, x-3y -9 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 9 माइनस में हो जाएगा, एंड +3, माइनस के 9 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा माइनस का 6 आ जाएगा, x-3y -6 इज इक्वल टू 0। मुझे इक्वेशन 2 मिल गई। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए थी। अभी मैंने दोनों इक्वेशंस निकाल ली है। अब मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ। एक बार क्वेश्चन को यहाँ तक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर है एंड उसकी डॉटर की y ईयर है। 7 years अगो, जब भी अगो की बात आएगी तो आप माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, और ऐसा नहीं है कि आप एक की एज में माइनस करेंगे, आप फादर की एज में भी माइनस करेंगे एंड डॉटर की एज में भी। ठीक है, अगर फादर की एज 7 टाइम्स ज्यादा है तो बेटी की एज उसके बराबर कब होगी? जब आप डॉटर की एज में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इक्वल हो जाएगी। यहां से मुझे इक्वेशन 1 मिल गई। सेम 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ के केस में आप जो भी एज आपको प्रेजेंट एज गिवन है उसमें 3 ऐड करोगे, फादर की एज में भी सेम, डॉटर की एज में भी सेम। इसमें कह रहा है कि फादर की जो एज है डॉटर की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो जब आप डॉटर की एज में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों फादर की एंड डॉटर की एज इक्वल हो जाएगी। यहां से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन आपको, फर्स्ट यही था कि रिप्रेजेंट दिस
ग्राफिक एल्जेब्रिकली दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि इन दो इक्वेशन से हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है बेटा, वेरिएबल को इधर रखो, कांस्टेंट वैल्यू को मैं इधर ले आई, तो 42 मेरा माइनस 42 बन गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 बन गया, बिकॉज 6 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस का बन जाएगा। मुझे इक्वेशन 1 और 2 मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, इधर मैंने इक्वेशन 1 सॉल्व किया है, इस वाले पार्ट में मैंने इक्वेशन 2, बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x इज इक्वल टू 7y को मैं इधर ले गई तो प्लस 7y बन गया। दैट मीन्स हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई जिसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दिया। अब इक्वेशन 3 से मेरा पूरा क्वेश्चन आगे ड्राइव होगा। हमने क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, उसमें x और y लिख देना है। x की वैल्यू जो पुट करोगे, देन आपको इनपुट में आप x की वैल्यू डालोगे, आउटपुट में आपको y मिलेगा। इनपुट में आप x डालोगे, आउटपुट में y मिलेगा। 2 टाइम्स हमने ऐसा करना है। दैट मीन्स आपने x की 2 वैल्यू डालनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया कि x की वैल्यू 0 है इक्वेशन 3 में, तो x के प्लेस में मैंने 0 रखा। 0 इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, 7y इधर आके नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू ये 7y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा बेटा तो डिवाइड में आ जाएगा। 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, y की वैल्यू मेरी 6 आ गई। दैट मीन्स जब अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y मुझे 6 मिल जाता है। ठीक है, देन इक्वेशन 3 में मैं x की वैल्यू माइनस 21 पुट करती हूँ, x के प्लेस पे माइनस 21 पुट कर रही हूँ। माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अब आपने देखना है, जब आप 7y को एरो ये शो कर रहा है कि हम इज इक्वल टू के इधर ला रहे हैं, तो माइनस 7y बन जाएगा एंड 21 पॉजिटिव बन जाएगा, इधर की तरफ जाएगा तो, एंड माइनस 42 माइनस 21 मेरा आ गया है दोनों को सॉल्व करने पे। ठीक है, 7y इज इक्वल टू माइनस 21। अब y के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ गया यहाँ पे। देन 7 1 जा 7, 7 3 जा आपका 21 आ गया। y की वैल्यू आपकी माइनस 3 आ गई है बेटा, ये माइनस यहाँ y की वैल्यू मेरी माइनस 3 आ गई है। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू माइनस 21 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें माइनस 3 मिलेगी। हमने कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन 3 निकाली है उसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, 2 वैल्यूज पुट करनी है। पहले मैंने 0 पुट किया, फिर मैंने माइनस 21 पुट किया। अब ध्यान रखिए, आप ये वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, बट अगर आप कोई ऐसी वैल्यू सोचो जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो और आपका ग्राफ भी छोटा बने तो वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे 42 पुट किया था, नेगेटिव 42, बट फिर 42 पे ग्राफ जा रहा था आपका, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। 42 पे ग्राफ ड्रॉ करना मतलब आपके जितना बड़ा ग्राफ उतने ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस। तो ग्राफ और वैल्यूज छोटी आए, आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आप इनपुट भी छोटा दो एंड आपको आउटपुट जो रिसीव हो वो भी आपका ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है बेटा, मैंने ये इसी टाइप से किया, देन हो गया। अब मैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है बेटा, इन डेटा को लेते हुए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी। x की वैल्यू 0 एंड y मेरा 6, x की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे होगी बेटा, एंड y 6, y मेरा ऊपर की तरफ है, तो ये जो पॉइंट होगा वो मेरा 0 और 6 को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। ठीक है, सेकेंड ग्राफ क्या बनेगा, सेकेंड पॉइंट मेरा क्या होगा, माइनस 21। माइनस 21 वैसे तो काफी आगे होगा, बट कंसिडर कर लो कि आपका माइनस 21 बिल्कुल एंड में है, यहाँ पे है माइनस का 21, यहाँ माइनस का 21, x की वैल्यू इधर माइनस में होती है बेटा, माइनस का 21 एंड माइनस का 3, माइनस का 3 आपका ज़्यादा नीचे हो गया, इसको मैं थोड़ा राइट करती हूँ। इस पॉइंट पे आपका
वाई माइनस का 21, एक्स माइनस का 21 एंड वाई आपका 3 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेके चलते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन के बेस पे हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है मेरी इक्वेशन सेकेंड। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x को इधर रखा, x प्लस 3y आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, बट ध्यान रहे हमारी पुट की गई वैल्यू भी छोटी हो और उसका आउटपुट जो मिले पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिले वो भी बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टीज आएंगी, आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, जब मैं x को 0 पुट करती हूँ तो बेटा ये 0 बन गया, इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। जब मैं 3y को इधर लेके जाती हूँ तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y आ गया 6 अपॉन माइनस 3, बिकॉज 3y के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, -2 आ गया। अगर मैं x को 0 पुट करती हूं तो y की वैल्यू -2 आएगी। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्लियर, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ इक्वेशन 4 में तो मुझे y की वैल्यू -2 मिलेगी। नाउ हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट, पुटिंग x इज इक्वल टू 6। अगर मैं x को 6 पुट करती हूँ, इस x की वैल्यू को 6 पुट करती हूँ तो 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब ये वाला जो 3 है वो इधर आके नेगेटिव बन जाएगा और ये 6 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा। 6 में से 6 गया 0, -3y इज इक्वल टू 0, y जो है वो 0 अपॉन -3 आ गया, दैट मीन्स y की वैल्यू 0 आ गई बेटा। 0 अपॉन कोई भी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, रूल है बेटा। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू 0, अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करती हूँ तो y मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ग्राफ जो बनेगा वो जो गिवन डेटा है, यहाँ जो हमने डेटा मेंशन किया है बॉक्स में, इसके बेस पे बनेगा बेटा। x की वैल्यू को 0 लिखना है, x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, एंड y की वैल्यू आपकी -2 मेरा यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे एंड y की वैल्यू यहाँ y -2 है। मैंने यहाँ पे एरो लगा के यहाँ लिखा हुआ है, बट पॉइंट ये है वो बेटा। नेक्स्ट हमारा है x 6 लेना है, x मेरा 6 होगा, x 6 मेरा इस वाली लाइन पे होगा, यहाँ 5 के बाद 6, बट y जो है वो मेरा 0, तो y x एक्सिस पे y 0 होता है तो यहाँ आ जाएगा। जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगी तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लाइन जब एक्सटेंड करेगी तो कहीं ना कहीं इसको कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें क्या वो सही है? उसके लिए मैंने आपको अभी अभी एक मेथड बताया था। ठीक है बेटा, ये हम इरेज कर देते हैं ये वाला पार्ट, बिकॉज ये आपके ग्राफ के लिए एक मेथड बताया था कि a1 a2 की वैल्यू, a1 a2 क्या है, 1/1 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, b1 b2 क्या है, -7/-3, कैंसिल कर दिया माइनस से माइनस। a1 a2 की वैल्यू अगर b1 b2 के इक्वल नहीं है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। बेटा अगर आपको रूल ध्यान नहीं है तो बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में मैंने ये रूल कराया है कि आपको अगर आपका ग्राफ इसमें देखने पे कहीं कट होता नहीं नजर आ रहा, किसी भी एंड पॉइंट पे अगर इस लाइन को एक्सटेंड करो, इमेजिन करो कि लाइन एक्सटेंड हो रही है और ये पॉइंट कट हो रहा है, दैट मीन्स आपने जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है। टीचर कभी भी कम टू द पॉइंट चेक नहीं करता है कि कैलकुलेशन नहीं चेक होती, वो देखेगा कि आपने यहाँ पे अपनी वैल्यूज जो a1 a2 की है वो b1 b2 की इक्वल नहीं है, तो आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ होना चाहिए जो कहीं ना कहीं कट करे, और अगर ग्राफ आपका पैरेलल बन रहा होगा वो यहीं क्रॉस अप्लाई कर देगा। क्वेश्चन आपका गलत है, बिकॉज स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की इक्वेशन है वही बता रही है कि आपका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगी तो वो कहीं यहाँ पे, ये लाइन यहाँ जाएगी तो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा एक्सटेंड करने पे, तो जो ग्राफ मेरा बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। इसी टाइप से a1 a2 के रूल से आप तीनों टाइप के ग्राफ के बारे में पता लगा सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, कोइंसिडेंट ग्राफ बन रहा है, लीनियर पैरेलल ग्राफ बन रहा है या इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। ठीक है बेटा, ये जो मैंने रूल बताए थे इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना आप ग्राफ
क्वेश्चंस एंड आने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाओगे।